हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नीतू मैम की बुक से पूरा का पूरा टेंस। तो अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इंग्लिश आपकी वीक है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो के बाद आप टेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पेज में दिया गया है कि टेंस जो है बेसिकली तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट के भी चार टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी ये चार टाइप्स होते हैं और फ्यूचर के भी ये चार टाइप्स होते हैं, जो कि होता है इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यानी कि हर एक के चार टाइप्स, तो तीन हैं, यानी कि 12 हो जाएंगे टोटल आपके टेंस। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो टेंस की होगी ही, लेकिन आपकी वो थोड़ी बहुत नॉलेज से पेपर नहीं निकलने वाला है। यहाँ पर आपको डीप में जाना होगा कि हर एक टेंस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा जाता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, वहां पर कोई और टेंस नहीं यूज किया जाएगा। या फिर अगर हैबिट्स की बात की जाती है, ठीक है, तो वहां पर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस किस तरह की सेंटेंसेस के लिए कौन कौन सा टेंसेस होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि जो अक्सर लोग होते हैं वो इन इन टेंस से आपस में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं आपको ये हर एक टेंस पढ़ा दूंगा तो आप इन सभी से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आइए हम लोग अपना पहला टेंस देख लेते हैं, जो कि है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं या फिर हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, तो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो अभी मैंने आपको बताया भी है कि जब भी रूटीन एक्शन होता है तो वहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी कि जब भी रेगुलर एक्शन होता है, जैसे कि आई कम हेयर डेली, यानी कि मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि वो रोज आता है, यानी एक रेगुलर एक्शन हो रहा है। अगर कभी भी आपका इरेगुलर एक्शन भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो एक रूटीन में हो रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान, यानी कि जापान के अंदर भूकंप आता है, तो ये भी एक क्या है, रूटीन एक्शन है। भले नहीं पता कि आज आएगा उसके बाद फिर कब आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, एक रूटीन में है ये एक्शन, भले इसका कोई नियमित समय ना हो। ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। या फिर कोई हैबिट है तो वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंदर आती है, जैसे कि ही स्मोक्स, यानी कि वो धूम्रपान करता है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल ट्रुथ भी जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, मैंने आपको बता दिया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती हैं, जो भी आपका रूटीन एक्शन होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो हिंदी के माध्यम से भी, कि जैसे कि इसके अंदर आता है आपका ता है, टी है, ते हैं। ठीक है, जैसे कि आई कम हेयर डेली मतलब क्या है, वह रोज, मैं रोज यहाँ आता हूँ, तो देखिए ता हूँ आ रहा है ना, ता है। ठीक है, इसी तरीके से ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है, तो फिर से ता है आ गया। तो जब भी ता है आता है तो आप समझ जाओ वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बाकी आप ये चीज तो याद रखोगे ही। इसके बाद देखिए, आपका जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होते हैं और स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है वो भी आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत ही आता है। जैसे कि पीएम साइंस डील, ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो ये आपका किस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। या फिर सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, ये आपकी स्पोर्ट की कमेंट्री हो गई, तो ये भी आपकी किस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगी। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है, जो कहता है निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। यानी कि अगर कोई कार्य होने वाला है, ठीक है, अभी भविष्य में होने वाला है लेकिन जल्द ही होने वाला है, ठीक है, और वो एक फॉर्मल कार्य है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा।
ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, तो भले वो नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते जाएंगे, प्रधानमंत्री अगले हफ्ते चाइना जाएंगे, ठीक है, तो वो एक फ्यूचर टेंस है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक फॉर्मल है ये और अभी जल्द ही होने वाला भविष्य की घटना है, तो ये किस में आ जाएगी, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगी। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया कि जब भी प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस या ईएस भी लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है ना, तो सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। अब अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, जैसे किसी का नाम हो गया, ही या सी हो गया, इट हो गया, ठीक है, तो वहां पर एस या ईएस लगता है, जैसे यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर लीव्स हो गया, ना कि लीव, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बनता है। अगर निगेटिव होता है तो डू लगाते हैं हम लोग, ठीक है, डू नॉट, जिसको हम लोग डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोटे फॉर्म में। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है तो ये डू या डज पहले आ जाता है, ठीक है। डू आपका प्लूरल में होता है और डज आपका सिंगुलर में होता है, इसी तरीके से डज नॉट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से डजेंट या डोंट भी आप लगा सकते हो, अगर नॉट वाला केस हो, क्वेश्चन में ये पहले आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो, बहुत इजी सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी लेंदी बड़ी सी लग रही है, पर है बहुत इजी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे आपको कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉट ही नोज अबाउट यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो डू या डज सबसे पहले लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वॉट तो चलो लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका डज आएगा, ठीक है, क्योंकि ही है तो डज आएगा, अगर आई होता तो डू आता, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब सिंगुलर होता है तो आपका डज लगता है, ठीक है। तो वॉट फिर डज फिर ही नो, ठीक है, यहाँ पर नोज नहीं होगा, ठीक है। वॉट डज ही नो अबाउट यू, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन जब भी आता है तो आप ये याद रखो कि क्वेश्चन के केस के अंदर एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, आई डोंट नो वॉट ही नोज अबाउट यू, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क होता तो फिर यहाँ पर एस ना लगता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एस या ईएस नहीं लगता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस, तो चेंज डू टू डज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू की जगह पर डज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डू है वो स्टेट्स के लिए यूज नहीं किया गया है, अपील के लिए यूज किया गया है, ठीक है। मेन फॉर्म यही है, द अपील ऑफ द विक्टिम डू नॉट अफेक्ट द मैरिट, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेट्स के लिए नहीं यूज है दो, ठीक है, ये अपील के लिए यूज है। तो अपील आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा, यानी कि डज आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाक्य एक एवं दो की व्याख्या, यानी इन्हीं दोनों को बेसिकली अच्छे से बताया गया है यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर जो व्हाट का प्रयोग किया गया है वो क्वेश्चन फॉर्म यानी सवाल पूछने के लिए किया गया है, तो इसीलिए आपने व्हाट के बाद तुरंत डज लगाया, लेकिन यहाँ पर व्हाट के बाद आपने डज ही नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब जोड़ने का काम करता है तो वहां पर आप लोग सेंटेंस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि क्वेश्चन फॉर्म का, यानी कि फिर आप लोग डज वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, जबकि ये डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, यानी कि सवाल पूछने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले और दूसरे की व्याख्या हो गई। तीसरे में देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है, ठीक है। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो, जैसे कि यहाँ पर आपका अपील है, हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, यानी स्टेट्स देख करके आपको यहाँ पर डू नहीं समझना है, ठीक है, बल्कि अपील देख करके यहाँ पे आपको डज करना है, ठीक है, क्योंकि यही आपका मेन सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपकी वर्ब उसी हिसाब से लगेगी। तो अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
तो आप लोग देख लीजिए, बहुत इजी इजी चीज़ें हैं इसके अंदर। जब भी रूटीन एक्शन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन या फिर स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और लास्ट जब आपका कोई प्लान्ड कार्य जो निकट भविष्य के लिए हो वहां पर भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी कि कोई भी फॉर्मल कार्य जो अभी जल्द ही होने वाला है उसके लिए आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। बस 3 पॉइंट है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो कार्य खत्म हो चुका वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी, यानी कि मैंने तुम्हें देखा था पर तुमने मुझे नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर वो कार्य जो है वो खत्म हो चुका है कि मैंने तुम्हें देखा था, ठीक है, खत्म हो गया, पर तुमने मुझे नहीं देखा था, यानी कि खेल खत्म हो चुका है, कार्य खत्म हो चुका है। तो जो कार्य खत्म हो चुका होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आपका सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि पास्ट है, पास्ट के अंदर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, हमेशा या तो सेकंड आएगी या तो थर्ड आएगी। अब ये सिंपल पास्ट है तो यानी थर्ड अभी नहीं लाओगे, आप पहले सेकंड लाओगे, तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। और ये भी याद रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल सिंपल पास्ट के ही टेंस में आती है और किसी भी टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर नॉट वाला केस आएगा तो हम लोग प्रेजेंट में क्या, तो अगर नॉट वाला केस आएगा तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग डज या डू लगा रहे थे, डू या डज लगा रहे थे। इसके अंदर कोई डू या कोई डज नहीं लगेगा, सिंपल सा डिड लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिड नॉट या फिर उसको डिडंट बोलते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ऑलरेडी डिड लगा दिया गया है, डिड लगाते ही पता चल जाएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो अब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स है जो बच्चे याद नहीं रखते हैं और गलत कर जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए जिससे कि हर वो माइन्यूट मिस्टेक्स जो आप लोग कर सकते हो वो आप लोग की खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन के अंदर भी डिड पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा क्योंकि डिड एक बार यूज कर लिया गया है, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पर आपका ये डिड लगेगा ही लगेगा। अब देखिए इसको आप लोग डिडंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, अपने अपने तरीके से इन सारे फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम से हो और इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि इट्स टाइम यू शुड स्टडी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इट्स टाइम आ चुका है। जब भी इट्स टाइम आएगा या फिर इट्स हाई टाइम आएगा उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। वैसे भी आप लोग याद रख लो कि टू के बाद जनरली आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स टाइम टू स्टडी, ठीक है, तो यहाँ पर स्टडीड नहीं होगा क्योंकि टू आ गया है, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यू डू कम हेयर एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम तो था नहीं, तो यहाँ पर नॉर्मल हो गया। ही डिड मेक अ मिस्टेक, यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि डिड से ही पता चल गया ये आपका सिंपल पास्ट है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे। सामान्यतः एक वाक्य में डू डज एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता, लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू डज एवं डिड का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। ऐसा वाक्य में मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बता दिया कि डिड के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और अगर डू या डज लगा हुआ है तो भी आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि जब भी डू डज या डिड हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है,
तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस्टरडे लिखा है तो जाहिर सी बात है बीते हुए दिन की बात हो रही है। टुमारो मतलब आने वाला दिन, ठीक है। तो यस्टरडे की बात है यानी बीते हुए कल की बात है, यानी पास्ट टेंस है, तो आप पास्ट टेंस की तरह ही यूज करोगे। तो क्या डालोगे आप, आई यानी कि सब्जेक्ट, केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यस्टरडे यानी कि ऑब्जेक्ट, तो आई केम यस्टरडे यानी कि मैं कल आया था। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल पास्ट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं नहीं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव फॉर्म में है तो डिड नॉट लग जाएगा, अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो डिड आगे लग जाएगा, डिडंट हो जाएगा, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हो। सिंपल से इतनी बात की गई है। कहाँ पर यूज़ है, तो सिर्फ यूज़ है आपका इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम आ जाता है। तो आपको क्या करना होता है, अगर इट्स टाइम इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो सिंपल से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना है। अगर टू आ रहा है तो वैसे भी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना आपको ध्यान रखना है। कभी भी डू डज या डिड आता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। खेल खत्म। अब हम लोग बढ़ जाएंगे सिंपल सा आपका फ्यूचर टेंस के अंदर। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर ये भी देखिए कितना छोटा सा एक पॉइंट का है, ठीक है। तो जो कार्य भविष्य में होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई शैल मीट यू, ठीक है, यानी कि मैं तुमसे मिलूंगा। तो ये मिलूंगा आ गया, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो आपका ये सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट सब में सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी में सब में आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है आपका या तो शैल या तो विल, ठीक है। और उसके साथ में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाओगे, ठीक है। तो अगर आपका नेगेटिव है अगर, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग शैल नॉट वांट भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन है तो ये शैल विल पहले आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे बाकी सब में आपने देखी है, ठीक है। शैल विल का प्रयोग मॉडल्स में विस्तार से दिया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्या, क्योंकि मैंने आपको वर्ब्स पढ़ा दिए हैं, वर्ब्स के ही अंदर मॉडल्स आते हैं। तो आप लोग जा करके केवल मॉडल वाला पोर्शन देख लीजिएगा कि कहाँ पर विल लगता है, कहाँ पर शैल लगता है, ठीक है। ऐसे मत देखिएगा कि ही के साथ विल लगता है, आई के साथ शैल लगता है। ऐसा आपका हर केस में जरूरी नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे केसेस दिए गए हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है कि विल शैल कहाँ कहाँ लगता है। उसको आप लोग जरूर से देख लीजिए, तो फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो देखिए हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस तो देख ही लिया है, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की। तो जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, ठीक है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। पहचान ये है आपकी कि ING होता है, इज MR होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके फॉर्मूले में देखेंगे। हिंदी में क्या पहचान है, हिंदी में पहचान है आपके रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है। जैसे कि आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, यानी कि मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ, तो रहा हूँ आया, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इज MR का यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए या तो इज या तो एम या तो आर होना चाहिए, एम है। ING फॉर्म का यूज हुआ है। ये सभी क्या दिखाते हैं कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो पॉपुलेशन रोज आपकी बढ़ रही है, पर आपको क्या बढ़ते हुए दिख रही है, नहीं। एक निश्चित समय के बाद आप देखोगे कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पर अगर आप आँख खोलकर सामने से देखोगे तो पॉपुलेशन बढ़ते हुए आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में पहचानने के लिए इज MR का यूज देखिए दोनों ही जगह पर हुआ है, ING दोनों ही जगह पर हुआ है। कार्य आपका निरंतर चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अरे भाई ये तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ करते थे, पर वहाँ पर मैंने आपको जोड़ दिया था जब फॉर्मल वर्क होता था, जैसे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दौरा करने जाने वाले थे। यहाँ पर देखिए मैं जा रहा हूँ मुंबई, यानी ये इनफॉर्मल है। तो जब फॉर्मल होगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे, अगर इनफॉर्मल होगा तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, यानी कि मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो ये क्या है, निकट भविष्य में होने वाली घटना है, यानी कल की ही बात है, अभी निकट में ही, यानी पास की ही भविष्य की घटना है।
और साथ में ये इनफॉर्मल है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया गया है, एज एम आर लगाया गया है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसका फॉर्मूला भी जैसे मैंने आपको बार बार बताया, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, जिसको बहुत सारे लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव केस में इज एम आर के बाद आपका नॉट आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगे। या फिर आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, तो एजेंट हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा। यहाँ पर एम नॉट इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको जब क्वेश्चन टैग पढ़ा रहा था तब भी बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से लिखा गया है कि इज एम आर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट लगाना है तो नॉट लगा दोगे या फिर पहले कर दोगे। ये देखिए, ये आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ये जब आप लोग देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला ऐसे दिखने में बड़ा लग रहा है पर है बहुत आसान सा। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एम आर नॉट का आरंट कर दिया या फिर इजंट कर दिया, पर एमेंट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि एम नॉट नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करते थे, आर नॉट का यूज़ कर लेते थे। जैसे कि आई एम फाइन, तो एम नॉट आई होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता नहीं है और यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही लगाना होता है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आरंट आई कर दोगे, यानी कि आर नॉट आई, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, इज एम आर का प्रयोग, तो ही है, सी है, इट है, नेम है, सिंगुलर के साथ आपका इज लगता है, केवल आई के साथ आपका एम लगता है, यू वी दे ऑल इन सारे प्लूरल शब्दों के साथ आपका आर लगता है। तो ये आपको कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इज अ स्कूल, नहीं, इन अ स्कूल होगा ना, स्कूल में पढ़ रहा है, तो में मतलब इन, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं था इसका। जब वाक्य रूटीन में हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग ना करें, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। मैंने आपको बताया ही है कि रूटीन जब भी होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए ही रूटीन एक्शन रहे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डे, तो ये आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या हमेशा करोगे, जिंदगी भर करोगे, नहीं, कुछ ही टाइम के लिए, लगभग 1 साल के लिए, 1.5-2 साल के लिए, 3 साल के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उसके बाद तो करोगे नहीं। तो ये एक छोटे या फिर कह सकते हैं कुछ अवधि के लिए ही रूटीन में है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया गया है। तो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। तो रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। जैसे कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो रहा था, रहे थे, रही थी, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अगर रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है तो आपका पास्ट नहीं, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। तो ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे वहाँ पर वॉज इज एम आर था, यहाँ पर वॉज वर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे उसमें था। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है आईएनजी लगा दो, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर भी देखिए सारी चीज़ें वैसे ही हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगेगा अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, या फिर आप इसको भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, खेल खत्म हो जाएगा आपका। वॉज वर्ब का प्रयोग कब कब होता है, तो ये देख लीजिए, वॉज का प्रयोग आपका सिंगुलर के साथ होता है, वर्ब का जो प्रयोग है आपका वो प्लूरल के साथ होता है, ठीक है। काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही प्रयोग होता है, चाहे वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। तो ये मैंने वैसे भी आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो जिन भी लोगों ने वर्ब चैप्टर अभी तक हमारी वीडियो से नहीं पढ़ा है, तो बस एक वीडियो है वर्ब की, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिए, पूरा वर्ब आपको समझ में आ जाएगा। वो मुश्किल से 30-40 मिनट का वीडियो है, एक बार आप लोग देख लोगे तो आप लोग का पूरा पूरा वर्ब जो है वो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। इसी बुक से मैंने वर्ब भी पढ़ाया हुआ है। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई विश आई वर अ बर्ड।
तो यहाँ पर बेसिकली एक काल्पनिक चीज की बात की जा रही है कि मैं एक चिड़िया होता तो वर लगेगा, ठीक है। अब देखिए ही के साथ तो जनरली वॉज लगता है, पर यहाँ पर वर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, ठीक है। तो वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर लगेगा, क्योंकि ये भी एक काल्पनिक बातें हैं। तो जब भी काल्पनिक बातें होती हैं तो आपका वर लगता है। यहाँ पर देखिए आपको बता रखा गया है कि काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का ही प्रयोग होता है, चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या आपका मेन वर्ब के रूप में हो। और अगर काल्पनिक चीजें नहीं है तो आप सिंपल सा सिंगुलर के साथ वॉज लगाओगे, प्लूरल के साथ आप वर्ड लगाओगे। सिंपल सा खेल है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, तो जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी वही है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे करके आएगा। वी शॉल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, यानी कि हम लोग अगले महीने इस समय एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो रहे, रहा यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। साथ में होंगे, होगा, ये सारी चीजें आएंगे। और देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है, अगर पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस सॉल विल प्लस बी आ जाएगा। सिंपल में क्या था, केवल सब्जेक्ट था, सॉल विल था और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो पहली बात तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लग जाएगा, ठीक है। सॉल विल बी, ठीक है। फिर नेगेटिव अगर होगा तो नॉट बी हो जाएगा, बेसिकली सॉल विल के बाद जस्ट नॉट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाओगे तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन में भी बनाओगे तो ये सॉल्व विल पहले आ जाएगा, फिर बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे तो जितने भी परसेप्शंस होते हैं जैसे कि सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अगर इन्हीं के, चलिए अब इसको तो हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे कि आपका थिंक हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, माइंड हो गया, तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बस आप समझ जाओ कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो वहां पर आप लोग आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हो। बाकी आपको समय के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर, मॉक्स लगाने पर आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और वो आपको याद हो जाएंगी। तो आपको खुद से याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ओनिंग अ कार। तो ओन क्या है, आपका एक पोजेशन है, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ब पोजेशन शो कर रहा होता है जैसे कि ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पॉजेज, कंटेन, कंसिस्ट, तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर ये कॉन्टिन्यूस था, आप इसकी जगह पर सिंपल टेंस बना दोगे, ही ओन्स आ कार, ठीक है। ओन की जगह पर ओन्स क्यों हो गया, क्योंकि आपका सिंगुलर था, एस या ईएस लगता है, ठीक है। तो ही ओन्स आ कार बिल्कुल ठीक सेंटेंस हो जाएगा। दिस हाउस इज बिलोंगिंग भी गलत होता है क्योंकि बिलोंग जो होता है आपका ये भी एक पोजीशन है। तो जब भी पोजीशन शो हो रहा होगा वहां पर आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, तो बिलोंग्स हो जाएगा क्योंकि द हाउस क्या है आपका एक सिंगुलर है, ठीक है। फिर आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका मीनिंग नहीं होगा, मीन होगा। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह बना दोगे। यहाँ पर भी देखिए सीइंग भी गलत होता है क्योंकि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो होता है जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, ठीक है, प्रिफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। तो ये भी आपका सीइंग की जगह पर सी ही होगा और फिर आपका ये भी टेंस आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ तक कि
किस तरीके से इन टाइप के वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने तो देखा है मीनिंग होता है, मीनिंग मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब। तो देखिए मीन और मीनिंग में अंतर है, ठीक है। अभी हम लोग उससे रिलेटेड भी चीजों को देखेंगे, अभी जैसे जैसे आएगा आप वैसे वैसे देखें। अभी आप इतना समझ जाइए कि वहां पे मीनिंग ही चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी कि मतलब ही चेंज हो जाता है। तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, लेकिन वैसे यूज नहीं कर सकते हो। अभी उससे रिलेटेड भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए। तो आपने यहाँ तक देखा कि आपको इन टाइप के वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। अब देखिए जो आपका डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि हैव जो है वो तो पॉजेशन दिखा रहा है, तो हैव के साथ आईएनजी फॉर्म यानी हैविंग नहीं हो सकता है, लेकिन हम तो हैविंग देखते आए हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर देखिए मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव में आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जब भी पोजीशन के लिए यूज होगा तो फिर आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे। अगर हैव का अर्थ निकलता है खाना, एंजॉय करना, तो हैव में आईएनजी फॉर्म का यूज हो सकता है। जैसे कि आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, यानी कि मैं जो पीस ऑफ केक है यानी जो केक का टुकड़ा है उसको खा रहा हूँ, ठीक है, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हैविंग का मतलब वो मेरे पास नहीं है, उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, बल्कि मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, उसको खा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हैविंग हो जाएगा। लेकिन आई एम हैविंग अ कार यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो कार है, मैं एक कार का अधिकार रखता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। आई हैव अ कार सही हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर हैव और हैविंग में डिफरेंस पता चला होगा कि कैसे इन बीच में डिफरेंस होता है। हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर एक्सेट्रा जिसका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परसेप्शन है, ठीक है। तो इसका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन अगर ये भावनाओं को दर्शाने के लिए यूज हो रहे हैं तो आप इसके अंदर आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके लिखा हुआ है आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोचना जो है वो तो परसेप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर तो आई थिंक यू आर राइट ही सही होगा। लेकिन आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, भावनाओं को दर्शा रहे हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ, ये एक भावना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, अपियरिंग नहीं होगा, यहाँ पर आप इट अपियर्ड लगा दोगे, क्योंकि पहली बात तो ये वॉज है, इसलिए यहाँ पर केवल अपियर या अपियर्स नहीं किया गया, यहाँ पर ईडी लगा दिया गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर वॉज था, तो इसको भी आप सिंपल पास्ट में बदलोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू आर लुकिंग गुड, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भावनाएं हैं उनको दर्शाया जा रहा है, तो जब भावनाओं को दर्शाया जाएगा तो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि जीरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपका क्या लिखा हुआ है, बीइंग इल, आई कुड नॉट कम, गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउ अ डे, सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आपको वर्ब के एडवांस को देखना होगा। अभी ये मैंने नहीं पढ़ाया है, तो अभी आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। जब मैं वर्ब के एडवांस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा तो ही आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी कि जीरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग इस पॉइंट को निग्लेक्ट कर दो और आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। वर्ब पे जो एडवांस लेक्चर है वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि कह रहा है कि सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही होगा। अब प्रीपोजिशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है इसी बुक से, तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म के ही वर्ब का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑफ जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब आया है तो यहाँ पर हियरिंग होगा, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, चाहे जो हो, ठीक है, चाहे पोजिशन हो, चाहे परसेप्शन हो, चाहे जो हो जाएगा, ठीक है। अगर ना होता तो फिर हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज ना करते हैं, ठीक है। फ्रॉम भी क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद भी स्मोकिंग हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दिया है कि मैंने बना दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रिक के साथ मैं उन सारी वीडियोज़ को एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाता हूँ। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।